स्टडी। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो लेक्चर में नीट प्रिपरेशन के लिए क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 की मेन लाइंस को अंडरलाइन कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एनिमल हस्बेंड्री पैराग्राफ में आप देखिए, एनिमल हस्बेंड्री deals with care and breeding of livestock like buffalo, cow, pig, horses, cattle, sheep, camel, goats, etc. that are useful to human beings. Okay, आप इसमें अंडरलाइन करें। एनिमल हस्बेंड्री को जो एक्सटेंड किया गया है तो उसमें पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज को और इंक्लूड किया गया। मेन लाइन जो अंडरलाइन करनी है आपको, फिशरीज इंक्लूडिंग रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग ईटीसी ऑफ फिश, मोलस्क, शेलफिश एंड क्रस्टेशियंस, प्रॉन, क्रैब ईटीसी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इमेमोरियल एनिमल्स लाइक बीज, सिल्कवॉर्म, प्रॉन, क्रैब, फिशेस, बर्ड, पिग, कैटल, शीप एंड कैमल्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग, मीट, वूल, सिल्क, हनी etc. लास्ट लाइन देखिए आप इस पेज पर। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ में कोई खास ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स तो छोड़ दीजिए आप। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आ जाइए। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में सेकंड लाइन देखिए आप। टिपिकली इंक्लूड चिकन and ducks, chicken and ducks, and sometimes turkey and geese. पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में सेकंड लाइन देखिए, इंक्लूड चिकन एंड डक्स एंड समटाइम टर्की एंड गीज। The word poultry is often used to refer to meat of only these birds. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पर दो डायग्राम बने हुए, इस डायग्राम को मार्क कीजिए आप। इम्प्रूव ब्रीड ऑफ कैटल एंड चिकन, जर्सी एंड लेगहॉर्न। ओके, इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ बफेलो, नोट कर लीजिए। इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ बफेलो, मुर्रा। एनिमल ब्रीडिंग में आ जाइए। दो तरह की ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में मार्क कीजिए आप। इन ब्रीडिंग रेफर टू द मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड ऑफ 4 to 6 जनरेशन। देखिए, इनब्रीडिंग क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में होती है, या यूँ कह लीजिए इनब्रीडिंग है ना, एक ही फैमिलीज के इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। मतलब जिन इंडिविजुअल्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है उन इंडिविजुअल्स में 4 to 6 जनरेशन के बीच में कॉमन एंसेस्ट्री होती है। ठीक है, जिन इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग हम कराते हैं है ना, उन इंडिविजुअल्स के एंसेस्टर में 4 to 6 जनरेशन के बीच में कॉमन एंसेस्ट्री पाई जाती है। इंडिविजुअल्स विच हैव मैटिंग हैव कॉमन एंसेस्ट्री विद इन 4 to 6 जनरेशन। इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल्स विच आर मैटिंग, इंडिविजुअल्स involved in mating,
involved in mating which have common ancestry within 4 to 6 generation. क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनब्रीडिंग के बेनिफिट क्या हैं और इनब्रीडिंग के ड्रॉबैक क्या हैं। इनब्रीडिंग से प्योर लाइन भी डेवलप होती है। इनब्रीडिंग से प्योर लाइन डेवलप होती है, या मेंडल के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, इसे मार्क कर लीजिएगा आप। इनब्रीडिंग प्योर लाइन के लिए ज़रूरी है, अगर प्योर लाइन डेवलप करनी है तो इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन डेट आर एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन। क्रॉप में इनब्रीडिंग करके हम रिसेसिव जीन को एक्सपोज कर लेते हैं और फिर सिलेक्शन के द्वारा उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। इट आल्सो हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। इनब्रीडिंग के द्वारा हम सुपीरियर जीन को कलेक्ट कर सकते हैं। इनब्रीडिंग के द्वारा हम प्रोडक्टिविटी को भी, है ना, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। ठीक है, लास्ट लाइन पे आ जाइए आप। इनब्रीडिंग अगर कंटिन्यूस रहती है, देखिए कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग यूजली रिड्यूस फर्टिलिटी। जो बहुत ज़्यादा क्लोजली इनब्रीडिंग है उस केस में फर्टिलिटी रिड्यूस रहती है, बल्कि फर्टिलिटी रिड्यूस नहीं होती, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक बार मैं फिर वाइज करूँ, इनब्रीडिंग किसे कहते हैं? वो इंडिविजुअल जो कि मैटिंग करते हैं या जिनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, अगर 4 to 6 जनरेशन के बीच में कॉमन एंसेस्ट्री है तो उसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी प्योर लाइन डेवलप होती है और इनब्रीडिंग से हम क्रॉप के उन कैरेक्टर्स को जो कि रिसेसिव होते हैं और हार्मफुल होते हैं उनको सिलेक्शन मेथड के द्वारा एलिमिनेट कर देते हैं। इनब्रीडिंग के द्वारा प्रोडक्टिविटी बढ़ती भी है, लेकिन अगर लगातार इनब्रीडिंग कंटिन्यूस कर रखेंगे हम तब फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और फर्टिलिटी रिड्यूस होने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट पेज पर आइए आप, इसको मार्क कर लीजिएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउटब्रीडिंग किसे कहते हैं? जिन इंडिविजुअल के बीच में मैटिंग करा रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स क्रॉस कर रहे हैं, उनमें कॉमन एंसेस्ट्री 4 to 6 जनरेशन तक नहीं होती है। आउटब्रीडिंग जो होती है वो अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में होती है, which may be individual of the same breed but having no common ancestry for 4 to 6 जनरेशन, उसे कहते हैं आउट क्रॉसिंग। और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, अगर हम डिफरेंट ब्रीड में कराते हैं तो कहते हैं उसे क्रॉस ब्रीडिंग, और ऑफ डिफरेंट स्पीशीज तो उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए। आउट क्रॉसिंग देखिए, मैटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड, मैटिंग ऑफ एनिमल्स है ना ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन तक। मतलब जिस इंडिविजुअल के बीच हम मैटिंग कराते हैं उनमें कॉमन एंसेस्ट्री 4 to 6 जनरेशन तक नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट, मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल।
और आउट क्रॉसिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को भी ख़त्म कर देती है। आउट क्रॉस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को भी ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस ब्रीडिंग। सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। ठीक है, द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स मे देमसेल्व्स बी यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। ओके, इसमें आप देखें हिसारडेल is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaneरी Eves and Merino Rams। जब बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम्स का क्रॉस कराया गया तो हिसारडेल शीप डेवलप हुई। बीकानेरी ईव्स क्या है? गोट। मेरिनो रैम्स क्या है? शीप। नेक्स्ट आ जाइए, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मैटिंग इंडिविजुअल्स दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज के होते हैं और प्रोजेनी में दोनों पेरेंट्स के डिजायरेबल फीचर्स आते हैं। जैसे म्यूल में हम क्या करते हैं? मेल डंकी का क्रॉस फीमेल हॉर्स से कराते हैं तो म्यूल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये करते हैं कि मेल इंडिविजुअल्स के स्पर्म्स को प्रिजर्व करते हैं और प्रिजर्व करने के लिए करते हैं इसको हम फ्रोजन कर देते हैं और जब इसकी नीड होती है तो इनको आर्टिफिशियल मेथड से फीमेल इंडिविजुअल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लास्ट पैराग्राफ में आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, MOET मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। हमारे मार्क करो जल्दी से मार्क करें आप। MOET इज वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट, HERD, हर्ड इम्प्रूवमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि फीमेल इंडिविजुअल जो होता है, जैसे फीमेल काऊ है, फीमेल बेफेलो है ना, चूँकि एक बार में एक ही ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं तो इनकी पॉपुलेशन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए हम MOET प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। तो पहले हम फीमेल इंडिविजुअल को FSH का इंजेक्शन देते हैं। FSH हार्मोन जो है ओवरी में एक से ज़्यादा ग्रेफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है और FSH हार्मोन देने से वो सुपर एवोल्यूशन होता है, सुपर ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, मैंने बताया ना कि एक साइकिल में, एक फीमेल सेक्स साइकिल में एक से ज़्यादा एग की जगह एक से ज़्यादा एग बन जाते हैं। लगभग 6 से 8 एग बनते हैं। अगर हम FSH हार्मोन का इंजेक्शन दे देंगे तब 6 से 8 एग बनते हैं। ठीक है, इन एग को हम फर्टिलाइज कराते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। उसके बाद जब फर्टिलाइज एग 8 से लेकर 32 सेल स्टेज पर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फर्टिलाइजेशन इन वीवो हुआ है। फर्टिलाइजेशन इन वीवो हुआ मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर ही हुआ। जब फर्टिलाइज एग 8 से 32 सेल हो जाते हैं तब इन्हें हम नॉन सर्जिकल मेथड के द्वारा रिकवर करके और सरोगेट मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाकी डेवलपमेंट इनका यूट्रस में ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कराया है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस में किया? इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ में किया। जब एम्ब्रियो 8 to 32 सेल स्टेज हो जाता है तो उस एम्ब्रियो को नॉन सर्जिकल मेथड से बाहर निकालकर जो लोकल ब्रीड होती है उनकी फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। उन फीमेल को हम सरोगेट मदर कहते हैं। बाकी डेवलपमेंट इनका यूट्रस में एज यूजुअल होता है।
इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर्स etc. में। हाई मिल्क yielding breeds of female and high quality lean meat with less lipid meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in a short time. नेक्स्ट पैराग्राफ पर ये बी कीपिंग। एपीकल्चर किसे कहते हैं? रेयरिंग ऑफ हनी बी। एपीकल्चर माने होता है रेयरिंग ऑफ हनी बी। हनी बी की स्पीशीज के नाम कौन कौन से हैं? एपिस डॉर्सेटा है, एपिस इंडिका है, एपिस मिलीफेरा है। ठीक है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मिलीफेरा। हनी का प्रोडक्ट क्या है? हनी का प्रोडक्ट है बी वैक्स और इसका बाय प्रोडक्ट है हनी। इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? हनी है। बीज आर द पॉलिनेटर of many of our crop species such as sunflower, brassica, apple and pear. एपीकल्चर 2 पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। ये क्रॉप यील्ड को भी बढ़ा देता है और हनी यील्ड को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब पॉलिनेशन होता है तो क्रॉप में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो हनी भी पॉलिनेटर है, इसलिए क्रॉप के लिए भी बेनिफिशियल है और चूँकि हनी भी बनाती है तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट टॉपिक आ रही है फिशरीज। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस वक्त। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। एडिबल फिश पर फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड कटला, रोहू एंड कॉमन क्रॉप। ये एडिबल फिश हैं फ्रेश वाटर की। अब मैराइन फिशेज जो हैं, जो कि एडिबल हैं, जिनको खाया जा सकता है, वो कौन सी हैं? हिल्सा, सार्डीन, मैकरल्स एंड पॉम्फ्रेट। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। फिशरीज हैज important place in Indian economy. Aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plants and animals, both freshwater and marine. Next आ जाइए प्लांट ब्रीडिंग पर। ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि क्रॉप यील्डिंग को इंक्रीज करना, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। वाइट रिवोल्यूशन मतलब होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना। सिल्वर रिवोल्यूशन मतलब होता है एग के प्रोडक्शन बढ़ाना, है ना, पोल्ट्री फार्म में एग के प्रोडक्शन को बढ़ाना। ब्लू रिवोल्यूशन मतलब होता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाना। येलो रिवोल्यूशन मतलब होता है कि ऑयल की यील्डिंग को बढ़ाना, ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन कौन थे? स्वामीनाथन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन स्वामीनाथन। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा है? व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ, इसलिए आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर कैरीड आउट इन ए सिस्टमेटिक वे वर्ल्ड वाइड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड कमर्शियल कंपनीज। इसकी जो मेन स्टेप्स हैं उनको ध्यान दीजिए। प्लांट ब्रीडिंग का मेन स्टेप क्या है? प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम नई जेनेटिक वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ओके। तो सबसे पहला प्रोग्राम होता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्लांट ब्रीडिंग के लिए कलेक्ट करना और उसमें से ये सेलेक्ट करना कि कौन सी वैरायटी इम्प्रूव्ड है।
तो कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज स्पीशीज एंड रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज। और फिर उनके से हम ये सेलेक्ट करते हैं कौन सी वैरायटी बेटर है। ठीक है। द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग ऑल द diverse allele for all genes in a given crop is called germplasm collection. All the diverse allele for all gene in a given crop is called germplasm collection. नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रही है इस स्क्रीन पर आपके? एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो जर्मप्लाज्म को सेलेक्ट करने के बाद है ना, हम क्या करते हैं? पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। द सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्ल्ड एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और डिजायरेबल कैरेक्टर्स की हम प्योर लाइन को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। जो हम सेलेक्ट करते हैं जिन पेरेंट्स को, उससे हम क्या करते हैं? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। ठीक है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने से क्या होता है कि डिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक होता है, स्टेज है उसकी, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। ओके। इस टॉपिक में क्या करते हैं हम? This step consisting of selection among the progeny of hybrid, those plants that have the desired character combination. Okay. So selection and testing of superior recombinants. ठीक है। तो हम सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन कई जनरेशन तक कराते हैं, जिससे कि हमें होमोजाइगोसिटी मिल जाती है। नेक्स्ट फिर टेस्टिंग है। ये आप प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप पढ़ रहे थे, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। ओके। तो देखिए पहला स्टेप क्या था इसमें? पहला था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा था एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, तीसरा था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, चौथा था सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, फिर था टेस्टिंग और फिर था रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स। ओके। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए अब आप। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पेज पर सेकंड पैराग्राफ देखिए आप। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर approximately 33% of India GDP and employs nearly 62% of the population. Next, सोनालिका क्रॉप आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, इसको आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, सोनालिका क्रॉप किसकी होती है? वीट की होती है। उसके बाद गार्डन पी का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? जो गार्डन पी की वैरायटी है वो P1542 है, इसको मार्क कीजिएगा आप 1542। वीट एंड राइस, वीट एंड राइस में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। 1960 से लेके 2000 तक वीट प्रोडक्शन कितना था? वीट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था 11 मिलियन टन से लेके 75 मिलियन टन तक, और राइस प्रोडक्शन था उस समय
35 मिलियन से लेकर और इंक्रीज हुआ 89.5 मिलियन टन तक। ये जो प्रोडक्शन रेट है ये 1960 से लेके 2000 तक का है। ठीक है। इसके बाद सेमी डार्क वैरायटी राइस की और वीट की दोनों डेवलप की गई। बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने इनका वर्क इन्होंने सेमी डार्क वीट वैरायटी को डेवलप किया था। नॉर्मन बोरलॉग ने सेमी डार्क वीट वैरायटी को डेवलप किया था। In 1963, several varieties such as Sonalika and Kalyan Sona, which are high yielding and disease resistant, were introduced all over the wheat growing belt of India. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। सेमी डार्क राइस वैरायटी वर डेराइव्ड फ्रॉम IR8। ये क्वेश्चन बहुत आता है। सेमी डार्क राइस varieties were derived from IR8। डेवलप कहाँ की गई थी? डेवलप एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस एंड टाइचुंग नेटिव फर्स्ट फ्रॉम ताइवान में। डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966। ठीक है। सेमी डार्क वैरायटीज जय एंड रत्ना वर डेवलप इन इंडिया। नेक्स्ट पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर केन का। शुगर केन, सैक्रम बारबेरी वाज ओरिजिनली ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नॉर्थ इंडिया में शुगर केन की कौन सी वैरायटी है। बट पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड, जबकि ट्रॉपिकल केन्स ग्रो इन साउथ इंडिया। सैक्रम ऑफिसिनेरम हैज थिकर स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। तो इन स्पीशीज को आपस में क्रॉस कराया गया। फिर देखिए, these two species were successfully crossed to get sugar cane varieties combining the desirable qualities of high yield, thick stem, high sugar, ठीक है, and ability to grow in the sugar cane areas of North India। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाइए, मिलेट। आप इसको छोड़ सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इस पैराग्राफ में भी लास्ट में आ जाइए बिल्कुल। सम ऑफ डिजीज कॉज बाय द फंजाई आर रस्ट। एग्जाम्पल क्या है? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बाय बैक्टीरिया, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर एंड बाय वायरस, टोबैको मोजेक एंड टंडिम मोजेक etc। ओके। मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, इसमें एक लाइन है इंपॉर्टेंट। कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। ठीक है। वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप्स आर स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म। नेक्स्ट पेज पर जाइए आप। germplasm for resistance sources, hybridization of selected parents, selection and evolution of hybrids and testing and release of new varieties। टेबल में आ जाइए सीधे आप। टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। टेबल में देखिए, क्रॉप वैरायटी रेजिस्टेंट टू डिजीज के लिए है। वीट की वैरायटी हिमगिरी है, रेजिस्टेंस है लीफ, स्ट्राइप, रस्ट एंड हिलबर्न। ब्रेसिका की वैरायटी है पूसा स्वानिम और ये वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। कॉलीफ्लावर में मार्क करें आप, पूसा शुभ्रा। ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के लिए है ये। काउपी में देखें, पूसा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट है ये। इसमें आपको सब याद करना है ये। चिली, पूसा सदाबहार, चिली मोजेक वायरस के लिए और टोबैको मोजेक वायरस के लिए और लीफ कर्ल के लिए क्या ये रेजिस्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए म्यूटेशन पर। म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच
जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंसेस विद इन जीन्स। म्यूटेशन हम गामा रेडिएशन द्वारा करते हैं। तो इसमें लास्ट लाइन देखिए इस पैराग्राफ की, इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। इसको मार्क कर लीजिए आप। मूंग बीन की रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू ये डेवलप की गई है म्यूटेशन के थ्रू। लास्ट पैराग्राफ पर दिए आप, इस पेज के लास्ट पैराग्राफ पर, रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस इज भिंडी। एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस was transferred from a wild species and resulted in a new variety of एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस कॉड प्रभानी क्रांति। इस वैरायटी को हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभानी क्रांति भिंडी की वैरायटी है, ये भिंडी है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। Transfer of resistant gene is achieved by the sexual hybridization between the target and source plant followed by selection. Plant breeding for developing resistance to insect pest। इसमें आ जाइए आप, तो सीधे टेबल पर आ जाइए आप, टेबल को मार्क कर लीजिए। ब्रेसिका वैरायटी है पूसा गौरव, और किस पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है? एफिड्स के लिए। फ्लैट बीन पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 रेजिस्टेंट टू जैसिड एफिड एंड फ्रूट बोरर। ओकरा भिंडी पूसा समानी या पूसा A4 रेजिस्टेंट टू शूट एंड फ्रूट बोरर। नेक्स्ट पैराग्राफ आ रही है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, diets lacking essential micronutrients, particular iron, vitamin A, iodine and zinc. Iron, vitamin A, iodine and zinc increase the risk for disease, reduce lifespan and reduce mental abilities। अगर आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक कम हो गया बॉडी के अंदर, लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा और मेंटल एबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए आप, लगभग 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड विटामिन डिफिशिएंसी ऑफ हिडन हंगर। ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट एफर्ड टू बाई एनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम, फिश एंड मीट। लगभग 3 बिलियन पीपल्स हिडन हंगर से अफेक्टेड हैं। हिडन हंगर क्या है? कि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और विटामिन की डिफिशिएंसी है। नेक्स्ट टॉपिक पर देखिए, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में मार्क करें आप, ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी। प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, विटामिन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। In 2000 maize hybrid that had twice the amount of amino acid। अमीनो एसिड को मार्क करें, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। Wheat variety Atlas 66 having a high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat। Atlas 66 को मार्क कर लीजिएगा।
iron fortified rice variety containing 5 times as much iron as in commonly consumed varieties. Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, has also released several vegetable crops are rich in vitamin and minerals. Vitamin A, unrisked carrot, spinach, pumpkin. Vitamin C, unrisked bitter gourd, bathua, mustard, tomato. Iron and calcium, unrisked spinach and bathua. And protein, unrisked bean, है ना, फ्रेंच गार्डन पी, ब्रॉड लबलब. सिंगल सेल प्रोटीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, इसको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं. इट इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन. एससीपी बनाते किससे हैं हम देखिए. एससीपी का जो सोर्स है वो माइक्रोब्स हैं, है ना, ब्लूग्रीन एल्गी लाइक स्पारुलिना, ठीक है, ब्लूग्रीन एल्गी लाइक स्पारुलिना, ठीक है. इसके अलावा क्लोरेला, म्यूकर, है ना, इनको भी हम यूज करते हैं एससीपी के रूप में, ठीक है. एससीपी प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट है. लास्ट पैराग्राफ में जाइए. मैथिलोफिलस मैथिलोट्रोपस को हम यूज करते हैं एससीपी के लिए. Certain bacteria species like Methylophilus methyllotropus, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce 25 tons of protein. एससीपी के लिए जो सोर्स है ये क्वेश्चन आता है तो स्पारुलिना है, Methylophilus methyllotropus बैक्टीरिया है, ब्लूग्रीन एल्गी हैं, और मैंने आपको बताया ईस्ट है, म्यूकर है. इन सब से हम एससीपी का प्रोडक्शन करते हैं. टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में मेन पॉइंट देखिए आप. एक्सप्लांट टिश्यू उसे कहते हैं जिसे हम प्लांट से रिमूव कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सप्लांट टिश्यू. एक्सप्लांट टिश्यू में पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, ओवरी हो सकती है, या मेरिस्टेम टिश्यू हो सकता है. मेरिस्टेम टिश्यू एक्सप्लांट टिश्यू होता है जो कि टोटीपोटेंट होता है. टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि जो डिवाइड करके पूरा प्लांट बना सके उसको हम टोटीपोटेंट कहते हैं. टोटीपोटेंट सेल्स कौन सी होती हैं? वो सेल्स जो कि कल्चर मीडिया में डिवाइड करके कैलस का फॉर्मेशन करने के बाद एम्ब्रियो बना दें हार्मोन्स के एप्लीकेशन के साथ और पूरा प्लांट बना सकती हैं, तो उसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स. Culture media या nutrient media must provide a carbon source such as a sucrose and also inorganic salt, vitamin, amino acid and growth regulator like auxin, cytokinin. ये सब कल्चर मीडिया में होना चाहिए, ठीक है. अगर मान लीजिए हम पॉलन ग्रेन या एग सेल से एग सेल का कल्चर करते हैं तब उसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं. माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है. सोमाक्लोन. टिश्यू कल्चर के द्वारा जब नया प्लांट उत्पन्न करते हैं वो जेनेटिकली पेरेंट प्लांट के सिमिलर होता है, तब उसे हम सोमाक्लोन कहते हैं. टिश्यू कल्चर के द्वारा जो हमने प्लांट डेवलप किया वो प्लांट जेनेटिकली पेरेंट प्लांट के समान होता है, तो उसे हम कहते हैं सोमाक्लोन कहते हैं, है ना. सोमाक्लोन हमने टोमेटो, बनाना, एप्पल आदि के डेवलप किए. वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए किस टिश्यू कल्चर करते हैं? वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम मेरिस्टेम टिश्यू का कल्चर करते हैं.
मेरिस्टेम जैसे एपिकल एंड एक्सिलरी इज फ्री ऑफ वायरस। तो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम मेरिस्टेम सेल्स का यूज करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर में किसका क्या है, बनाना का क्या है, शुगर केन का क्या है और पोटैटो का क्या है। नेक्स्ट, सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक हाइब्रिड में क्या करते हैं, दो वेराइटीज लेते हैं और उनकी सोमेटिक सेल्स को हम आपस में फ्यूज करा देते हैं। ठीक है, जैसे पोमेटो में हम क्या करते हैं, पोमेटो प्लांट में क्या करते हैं, पोटैटो और टोमेटो प्लांट की सोमेटिक सेल्स लेते हैं, उन सोमेटिक सेल्स को हम कल्चर मीडिया में फ्यूसोजन की प्रेजेंस में आपस में फ्यूज करा के सोमेटिक हाइब्रिड बनाते हैं। फ्यूसोजन क्या है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। फ्यूसोजन क्या होता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल होता है। मैं फिर एक बार बताऊं आपको, टोमेटो बनाने के लिए हम टोमेटो पोटैटो प्लांट की है ना सोमेटिक सेल्स लेते हैं। उस सोमेटिक सेल्स को पहले हम सेलुलोज एंजाइम के द्वारा उसकी सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं। अब उसके प्रोटोप्लास्ट को है ना फ्यूसोजन पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में आपस में फ्यूज कर देते हैं। वो सोमेटिक हाइब्रिड सेल बन जाती है और उससे फिर एक नया प्लांट बन जाता है जिसे हम कहते हैं पोमेटो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ईच हैविंग ए डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इस हाइब्रिड को हम सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं। इस प्रोसेस को सोमेटिक हाइब्रिडेशन कहते हैं। टोमेटो और पोटैटो की सोमेटिक सेल को फ्यूज करा के नई वैरायटी डेवलप की गई है पोमेटो। ठीक है, फ्यूसोजन का नाम क्या है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। अरे सबरी आ गई, चैप्टर कंप्लीट। ये तो बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अब आप पढ़ने लगे। आपको टाइम का अंदाज़ा अब नहीं होता है क्योंकि आपका ब्रेन अब पढ़ने के लिए अडेप्ट हो चुका है। इस मौके को जाने ना दें और नीट एग्ज़ाम को बिल्कुल पास करके दिखाएं आप। इस समरी की पहला पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। इन विट्रो और इन वीवो, देखिए इन वीवो जब होता है जब हम उसी एनिमल या प्लांट बॉडी के बीच के अंदर फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो इन वीवो होता है। और विट्रो में क्या करते हैं कि जब हम फर्टिलाइजेशन है ना प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी के बाहर कराया जाता है तो उसे हम इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, फ्यूसोजन क्या है, फ्यूसोजन जो है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है। ओके, थैंक यू।